नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। फटाफट से लाइव आ जाएं भाई। सभी दोस्तों से निवेदन है, फटाफट से जुड़ जाएं। आज की लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। फटाफट जुड़े भाई, फटाफट आ जाएं। सभी दोस्तों को नमस्कार, कैसे हैं भाई सब आप? अरे भाई लाइव तो सही आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताएं फटाफट। क्लास सही चल रही है, प्रॉपर क्लास चली या नहीं, कमेंट करके बताएं फटाफट। क्लास चली या नहीं चली, फटाफट कमेंट करके बताएं कि क्लास चली या नहीं चली। जी चल गया जी, शुक्रिया आप सब दोस्तों का। लेकिन फटाफट से लाइव जुड़े भाई, लाइव नहीं जुड़े हैं अभी तक आप। जी जय सिंह जी, गुड इवनिंग। दीप जी, चल गया सर, धन्यवाद सर आपका। तो देखें, अपन अपनी टैगलाइन की ओर चलते हैं। टैगलाइन अपनी थी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कल लास्ट टाइम में अपन ने कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों पर जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा के गठन की बात कर चुके थे दोस्तों। संविधान सभा के प्रस्तावों पर कैबिनेट मिशन योजना का गठन, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों पर संविधान सभा का गठन किया गया था। ये बात अपन कर चुके थे पूर्व की क्लास में, ठीक है। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाएं और अभी साथी आएंगे, ऐसे मजा नहीं आया यार। अभी मूल संख्या तक अपन नहीं पहुंच पाए। मोना चौधरी गुड इवनिंग, राजेश सामोता, जसवीर सिंह रोजरी गुड इवनिंग, गंगानगर से हैं ये, राम अवतार जी, मोहन नाथ, जयपाल सिंह सिसोदिया जी, आशु चौहान, आशा चौहान गुड इवनिंग, कमलेश गर्ग गुड इवनिंग। फटाफट से जुड़े भाई, मजा नहीं आया ऐसे, फटाफट से जुड़ जाएं, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएं आप। कृष्ण प्रिया राधिका गुड इवनिंग, कमल गुड इवनिंग, भूपेंद्र कुमार, भजनलाल वर्मा गुड इवनिंग। अब देखिएगा, मूल बिंदु की अपन बात करते हैं। लास्ट टाइम में अपन पहुंच गए थे, लास्ट टाइम में अपन पहुंच गए थे कि कैबिनेट मिशन योजना जो है, इस कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों पर संविधान सभा का गठन हो गया था। अब यहां पर देखिए, जैसे ही कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों पर संविधान सभा का गठन होता है, तो एक प्रकार से जो मुस्लिम लीग थी, उस मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया था। जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया था। किसने? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। और यहां पर देखिए, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की कार्यवाही का जब बहिष्कार किया, तो एक प्रकार से लास्ट टाइम में अपन ने बात की थी कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में भाग लेती है, जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को किया जाता है। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। वायसराय उस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब यहां पर देखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव पे जो संविधान सभा बनी थी, उसमें कोई ज्यादा व्यवहारिक बातें नहीं बन पाई, सिर्फ समितियों का गठन हुआ। कुछ विभिन्न जो पहलू थे, उन विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।
लेकिन इधर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। मुस्लिम लीग संविधान सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में जब मुस्लिम लीग संविधान सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या, भारत के जो वाइसराय थे वो वाइसराय थे लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो विवाद था, इस कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विवाद को खत्म नहीं कर पा रहे थे। लॉर्ड वेवल हैं, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो विवाद है, इस विवाद को खत्म नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड वेवल को वापस बुला लिया गया और लॉर्ड वेवल के स्थान पे कौन आए, लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। किसको भेजा गया, लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। और लॉर्ड माउंटबेटन किसके स्थान पर आए थे, लॉर्ड माउंटबेटन है, ये लॉर्ड वेवल के स्थान पर आए थे। किसके स्थान पर, लॉर्ड माउंटबेटन है, ये लॉर्ड वेवल के स्थान पर आए हैं। ठीक है, लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आए तो लॉर्ड माउंटबेटन को सीधा सीधा कहा गया था कि कैसे भी कुछ भी हो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विवाद को खत्म करना है, भारत की जो समस्या है इसे पूरी तरह से खत्म करना है। लॉर्ड माउंटबेटन को क्लीमेंट एटली, मतलब जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ऐसे निर्देश मिले होंगे, अपन ऐसा कह रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आए तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक प्रकार से यूं कहें कि आपस में पूरी तरह से दूरियां बनाए हुई थी। लियाकत अली खान जो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे, इस महाशय ने क्या किया कि अंतरिम सरकार की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने अंतरिम सरकार की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया, तो ऐसी स्थिति में अब बर्दाश्त की हद होती है। बार बार कोई थान परेशान करे, जति के करो रहे। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, जब आदमी कोई आपके कार्य में बार बार बाधाएं उत्पन्न करता हूं तो आप क्या करेंगे। मेरा सवाल आपसे है कि कोई आदमी आपको बार बार बाधा उत्पन्न कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, क्या करोगे आप, फटाफट बताओ। देखिए जल्दी, लेट हो गए, कोई नहीं, इतने भी लेट नहीं हुए, अभी क्लास शुरू हुई है। अभी तो अपन ने क्लास की जो बैकग्राउंड अपन को बनाना है वही बना रहे हैं। अभी तो जिसको कहते हैं ना माहौल बनाना, वो माहौल बना रहे हैं अभी तो। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कोई आदमी परेशान करे तो आप क्या करेंगे, फटाफट जल्दी करें यार, इतना समय लेंगे तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि समय जब अपना फेर दिखाना शुरू करता है, अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है, तो उसमें वो समय नहीं लेता है, धड़ाम से। ठीक है, फटाफट आए। संविधान सभा में जाने वाला एकमात्र एंग्लो इंडियन कौन था, मोना चौधरी कह रही है भाई, संविधान सभा में एंग्लो इंडियन कौन था, ये तो आप ही को बताना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। अब देखिएगा, हालांकि एंग्लो इंडियन के प्रावधान नहीं थे भाई, एंग्लो इंडियन भी कोई होगा ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया था अपन ने। अब वो व्यवहारिक बात है कि कोई व्यक्ति विशेष है, माहौल बनाए। जय हिंद, जय हिंद हेमंत काला। अब देखिए, लियाकत अली खान ने बार बार अंतरिम सरकार की कार्यवाही में जब बाधा उत्पन्न करना शुरू किया, तो ऐसी स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको समझाया कि भाई मान जा, गाजर खा ले, प्यार से मान जाओ। लेकिन भाई साहब तो मानने को तैयार ही नहीं हुए। जब भाई साहब मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं तो बर्दाश्त की हद होती है। माउंटबेटन आए, माउंटबेटन सरदार पटेल इन सब की बैठकें हुई, काफी लंबे दौर की बातचीत हुई। बातचीत के दौरान ये निष्कर्ष निकला कि अब तो मामला गड़बड़ है, अब तो कोई ठोस उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। भाई साहब लॉर्ड माउंटबेटन ने ठोस उपाय ढूंढ लिया, और लॉर्ड माउंटबेटन ने सीधा सीधा ठोस उपाय ये ढूंढा कि 3 जून 1947 को, कब की बात हो रही है, 3 जून 1947 की बात हो रही है।
ये पेज नहीं जुड़ रहा है यार, क्या हुआ? अब जुड़ गया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से देश को संबोधित किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से देश को संबोधित किया और देश को संबोधित करते हुए एक योजना जारी की जिसे क्या कहा? माउंटबेटन योजना 1947। कब जारी की गई थी? 3 जून को जारी की गई थी। तो पहला सवाल तो यह है कि इसे क्या कहा जाता है? इसे 3 जून की योजना कहा जाता है। क्या कहते हैं? 3 जून की योजना कहते हैं। तो याद रखिएगा, विक्की जाट क्या कहते हैं? 3 जून की योजना कहते हैं। साहिल गोदारा, अंशुल सैनी, विनोद गुजर, सब दोस्तों का शुक्रिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज आपने क्लास को शेयर नहीं किया है, अपने दोस्तों तक नहीं भेजा है क्लास को। कैसे हैं साहिल आप? परवीन सैनी, विनोद गुजर, वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। विनोद याद रखिएगा, दिन खराब नहीं होते, अपने हौसले डगमगा जाते हैं, इसलिए आपको वो दिन खराब लगते हैं। अपने पास्ट पीछे का जो इतिहास रहा है आप उसमें झांक करके देखें। जब जब आपको ये लगा कि आपके दिन खराब है, उस दिन खराब नहीं था, आपके हौसले खराब थे। उस दिन आपके हौसले कमजोर पड़ गए थे। और दृढ़ निश्चयी बनना है कि आपको हमेशा छोटी छोटी समस्याओं से घबराना नहीं है। जिनकी जितनी हैसियत होती है वो उतनी ही बातें सोच पाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरा सीधा सा कहना है कि जिंदगी में कुछ भी करें, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, लेकिन हमेशा नंबर 1 बनने का प्रयास करें, क्योंकि आज के समय वैल्यू उसी की है जो अपने क्षेत्र का नंबर 1 है। आज अपनी स्थिति यह है, गांव में अपन जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अपने को बताना पड़ता है कि मेरा नाम वो है, मैं उसका बेटा हूं। अगर आप अपने क्षेत्र के नंबर 1 हैं तो निश्चित रूप से आपको बताने की जरूरत नहीं है। लोग आपके बारे में बताएं कि ये वो व्यक्ति है। चाहे कोई भी क्षेत्र चुने, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ही मतलब अच्छे अच्छे पदों पे चले जाए, कोई सा क्षेत्र भी चुने आप, लेकिन अपने क्षेत्र के नंबर 1 बने। ठीक है। अब देखिएगा 3 जून 1947 को, अरे अंशुले, अरे बेटी का बाप, अंकल ने तो अंकल ही बोले जाएगा, मन बता दो, ऐसी कोई बात को नहीं। 3 जून 1947 को यह माउंटबेटन योजना जारी होती है दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से। और इसके अन्य नाम क्या क्या है वो भी जान लीजिएगा। अन्य नामों में एक नाम तो क्या है? 3 जून की योजना है। दूसरा जो नाम है, ये दूसरा नाम इसका क्या है? दूसरा नाम याद रखिएगा, इस योजना के तहत भारत का क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है भारत विभाजन योजना। क्या नाम है? दूसरा नाम है भारत विभाजन योजना। अब देखिए, इस भारत विभाजन योजना या माउंटबेटन योजना जब भी प्रसारित की गई थी तो इसके मूल बात की अपन बात करें तो मूल क्या था? मूल इसका जो ध्येय था वो था भारत का विभाजन करना। और ये इसके पीछे जो दिमाग काम कर रहा था वो दिमाग इतिहासकारों के अनुसार काम कर रहा था डिकी बर्ट का। डिकी बर्ट ऐसा कह सकते हैं कि अपन लॉर्ड माउंटबेटन के एक मित्र थे। इतिहास में जैसा कहा वैसा बता रहा हूं मैं, लॉर्ड माउंटबेटन के ही मित्र थे। तो डिकी बर्ट जो है, इन्होंने सुझाव दिया था लॉर्ड माउंटबेटन को कि कुछ भी करें, आप समय रहते भारत का विभाजन कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा ऐसा कुछ कहा था इसके मित्रों ने या उस मंडली ने कहा था। तो इतिहासकारों ने इस योजना को नाम दिया है डिकी बर्ट प्लान। दोस्तों याद रखें, माउंटबेटन योजना जो 1947 में आई, इसके 3 नाम आपको याद रखने हैं। इसी का नाम 3 जून की योजना है,
भारत विभाजन योजना है और डिक्की बर्ड प्लान है। अब इस योजना के तहत क्या हुआ, इस योजना के तहत पहला काम तो यह हुआ कि दो अलग अलग डोमिनियन स्टेटों को स्वीकार कर लिया गया कि ठीक है भाई, हम एक भारत बनाएंगे और दूसरा जो आप कह रहे हैं उसे आप पाकिस्तान बना देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि अपन है, ये जो रियासतें हैं इन रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार देते हैं, वे चाहे तो किसी भी एक डोमिनियन का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि डोमिनियन का अगर हिस्सा नहीं बन पाते हैं तो ऐसी स्थिति में, अगर वो उस डोमिनियन का हिस्सा नहीं बन पाते हैं तो ऐसी स्थिति में याद रखें वे स्वतंत्र भी रह सकती है। ये बड़ा थोड़ा सा पंगा हो गया था अपने सामने, लेकिन भाई साहब अपने पास सरदार पटेल जो थे, हम इन छोटे छोटे तुच्छ बातों से हारने वाले नहीं थे, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व करने वाले वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने एक ऐसा इतिहास लिख गए, ऐसा स्वर्णिम काम कार्य कर चुके जिसकी पहचान युगों युगों तक होगी, और एक ऐसा भारत बना गए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। माउंटबेटन योजना जैसे ही प्रसारित हुई तो इस माउंटबेटन योजना है, इस माउंटबेटन योजना के अनुसार, याद रखिए दोस्तों, माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या, माउंटबेटन योजना के अनुसार जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रही? माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है, ये सदस्य संख्या 324 निर्धारित की गई। यहां पर देखें 324 सिर्फ क्या हुआ है, निर्धारित की गई है। इस 324 को भी दो अलग अलग भागों में बांटा गया, 324 को भी दो अलग अलग भागों में बांटा गया, और 324 को दो अलग अलग भागों में कैसे बांटा गया वो भी ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो पहला भाग बनाया गया, ये पहला भाग बनाया गया ब्रिटिश भारत। देखो कैबिनेट मिशन योजना में तो क्या बनाया गया था, 3 ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर क्षेत्र दोनों को अलग अलग किया गया, लेकिन यहां पर ब्रिटिश भारत है, ये ब्रिटिश भारत के लिए सीधा सीधा 235 सीटें, ठीक है। जबकि देसी रियासतों की बात करें तो यहां देसी रियासतों के लिए जो संख्या निर्धारित की गई, ये देसी रियासतों के लिए संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, संख्या 89 निर्धारित की गई। कितनी? 89, ठीक है। चालू कीजिएगा, बिल्कुल रीट से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है ये जल्दी ही जारी होगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। अब देखिएगा आगे अपन बात करें, ब्रिटिश भारत से संविधान सभा में माउंटबेटन योजना के अनुसार कितनी सीटें निर्धारित की गई, 235 सदस्य निर्धारित की गई, जबकि देशी रियासतों से कितनी सीटें निर्धारित की गई, 89 सीटें निर्धारित की गई। अब देखिएगा, लेकिन मूल रूप से यहां ऐसा तो नहीं हुआ कि इतनी सीटें ही होंगी, ये तो सिर्फ क्या हुआ है, निर्धारण हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, निर्धारण हुआ है। अब देखिए आगे होता क्या है, जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है दोस्तों, संविधान सभा का क्या होता है, पुनर्गठन होता है, तो पुनर्गठन के बाद यह संख्या कितनी रही, पुनर्गठन के बाद यह संख्या 299 रही, पुनर्गठन के बाद यह संख्या कितनी रही, 299 रही। कितनी? 299 रही पुनर्गठन के बाद, और उस 299 की स्थिति क्या थी वो जान लीजिएगा। इस 299 में 229 सदस्य हैं, ये 229 सदस्य तो आए ब्रिटिश भारत से, कितने? 229 सदस्य, जबकि 70 सदस्य कहां से आए, देसी रियासतों से आए। 70 सदस्य कहां से थे, देसी रियासतों से थे। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो अपने मन में यह है कि संविधान सभा का पुनर्गठन जब हुआ था, वो पुनर्गठन ही संविधान सभा की स्वतंत्रता के बाद या विभाजन के बाद पहली बैठक थी। वो कब हुई थी, 31 अक्टूबर 1947 को हुई। कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 को। दोस्तों यहां पर सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन इस माउंटबेटन योजना ने अपने सामने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया, और वो बड़ा संकट ये पैदा किया
कि इन्होंने एक तो देसी रियासतों के लिए एक जो बड़ा बात कह दी, वो बात ये कही कि आप चाहें तो भारत में रहें, आप चाहें तो पाकिस्तान में जाएं, या फिर आप चाहें तो भारत में जाएं, आप चाहें तो पाकिस्तान में चले जाएं, आप कहें तो स्वतंत्र रहें, ऐसा माउंटबेटन योजना ने कहा। लेकिन मैंने आपको कहा अपने पास सरदार पटेल जो थे। अब दोस्तों यहां से सुनिएगा सरदार पटेल की वो कहानी जो इटली में गेरिबाल्डी ने किया था, जर्मनी में बिस्मार्क ने किया, भारत में वही काम सरदार पटेल ने किया। सरदार पटेल ने, अब आप सोचिएगा कि वो व्यक्तित्व है, वो व्यक्ति जो 565 में से 565 नंबर ला सकता है, वो व्यक्तित्व कैसा होगा? अस्वस्थ चल रहा है, वृद्धावस्था में है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका तजुर्बा कैसा होगा, वो किस वे में कार्य किया उन्होंने, वो सुनिएगा। सरदार पटेल जब निकले तो अपने, जब भी मान लीजिएगा विजन उनको दिया गया, रियासती मंत्रालय उनको दिया गया, गृह मंत्रालय उनको दिया गया, तो इसी दौरान सरदार पटेल जो थे, सरदार पटेल ने अपना कार्य बेखूबी से किया, पूरे ठीक ठाक किया, सबको मैनेज किया। क्योंकि किसी को गाजर खिलाई, गाजर मतलब प्रेम से समझाया, किसी को गाजर खिलाई, किसी को डंडी से धमकाया, और बहुत सारी धमकियों से अगर एक भारत बन रहा है तो मेरे ख्याल से वो धमकियां भी अच्छी हैं, कि जिस प्रकार से दाग अच्छे हैं वैसे धमकियां भी अच्छी हैं, मान लेना चाहिए अपने को। सब कुछ ठीक ठाक चला। अब भाई साहब 3 रियासतों के साथ अपने थोड़ा सा मतलब यूं कहें स्टिक होना पड़ा। उन्होंने, हरामियों ने गाजर तो खा ली, लेकिन प्यार की भाषा नहीं समझी, लेकिन हमने समझा लिया उनको। अब देखो 3 रियासतें कौन कौन सी थी, पहले मैं उन रियासतों का जिक्र करता हूं। एक रियासत में तो नाम आता है जूनागढ़ का। किसका नाम आता है? जूनागढ़ का नाम आता है। और जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ कहां है? ठीक है, ये जो जूनागढ़ है, ये जूनागढ़ कहां पर है पहले तो ये जाने। जूनागढ़ सौराष्ट्र गुजरात का हिस्सा है। जूनागढ़ कहां का हिस्सा है? सौराष्ट्र गुजरात का हिस्सा है जूनागढ़। जूनागढ़ के राजा तो मुस्लिम थे, महाबत खान ऐसा करके कुछ नाम था। और अभी भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझें कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो थी, जुल्फिकार अली भुट्टो, उसके पिता बेनज़ीर भुट्टो, उसके पिता थे मतलब कौन? महाबत खान। वो इस जूनागढ़ रियासत के प्रमुख थे। जूनागढ़ रियासत की जो प्रजा थी, ये प्रजा हिंदू थी, राजा मुसलमान था। तो ऐसी स्थिति में जिन्ना के साथ इन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किया 15 सितंबर 1947 को। 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ की जो मुखिया थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया। अब आप सोचें, पाकिस्तान के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया तो पाकिस्तान ये बात जानता था भली भांति कि जूनागढ़ हमारा हिस्सा नहीं हो सकता। जूनागढ़ है ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन जिन्ना साम्राज्य के भूखे थे, और जिन्ना उसी साम्राज्य की भूख में सब एक बार यही देख रहे थे कि चलो जो भी आए देखा जाएगा, बाद में कैसे मैनेज करना है। सरदार पटेल ने उसको समझाया, भाई साहब को गाजर खिलाई, प्यार से समझाया। गाजर का मतलब ऐसा नहीं है कि वो गाजर का थैला लेके चलते थे, या गाजर का मतलब वो प्यार से उन्होंने समझाया कि भाई साहब मान जाया, आप नहीं जा सकते, प्रजा नहीं कह रही है। राजा नहीं माना, एग्रीमेंट हो गया, हम बोला हम तो जाएंगे। सरदार पटेल ने जूनागढ़ में विद्रोह करवा दिया, जन विद्रोह हुआ। राजा भाग करके पाकिस्तान चला गया। कहां चला गया? राजा भाग करके पाकिस्तान चला गया। अब भाई साहब राजा भाग करके पाकिस्तान गया तो ऐसी स्थिति में जिन्ना भी बात को समझ गया, जिन्ना भी बात को समझ गया। और ऐसी स्थिति में मामला जिन्ना ने सुलझाते हुए कहा, लॉर्ड उस समय मतलब सरदार पटेल से कहा कि भाई साहब ऐसा करें, इस जूनागढ़ को आप ले लें, हमें नहीं चाहिए जूनागढ़, आपका ही है, आप ले लो। लेकिन सरदार पटेल ने कहा
इतनी आसानी से थोड़ी ले लेंगे। कल को दुनिया ये कहेगी कि ये डरा धमका के इन्होंने तो जूनागढ़ छीन लिया। सरदार पटेल ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, जूनागढ़ में हम प्लेबिसाइड करवाएंगे, जनमत संग्रह करवाएंगे। जूनागढ़ में क्या होगा? प्लेबिसाइड करवाएंगे। किसने कहा? सरदार पटेल ने कहा। भाई साहब, सरदार पटेल ने जूनागढ़ में जनमत संग्रह की बात कही, और जनमत संग्रह में मेरा जहां तक व्यक्तिगत अनुमान यह है कि सरदार पटेल या उस समय संविधान सभा के कुछ लोग इस बात से सहमत थे या पूरी तरह श्योर थे कि जनमत संग्रह प्लेबिसाइड से वो कहां आएगा? भारत में ही आएगा। ऐसा उनका मानना हुआ होगा, तभी उन्होंने ऐसा कदम उठाया। जनवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया, और उस जनवरी 1948 में जूनागढ़ ने 99% से अधिक जनसंख्या जो थी, इन्होंने भारत पक्ष के ऊपर एक प्रकार से मतदान किया। यानी प्रजा पूरी तरह से किसके समर्थन में थी? भारत पक्ष के समर्थन में थी। भाई साहब, जूनागढ़ का मामला अपन ने सुलझा लिया बड़ी आसानी से। जो जूनागढ़ का मामला था, इस जूनागढ़ के मामले को सुलझा लिया। जूनागढ़ को हमने सौराष्ट्र गुजरात का हिस्सा बना दिया। दूसरी आफत अपने सामने आई, वो हैदराबाद ने आई। हैदराबाद को अपन ने मैनेज किया, लेकिन इन्होंने बड़ा परेशान किया। कैसे परेशान किया? एक बार संक्षिप्त कहानी हैदराबाद की भी समझ लीजिएगा, फिर हम कश्मीर पर लौट करके आते हैं, फिर माउंटबेटन योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं। देखो, हैदराबाद है, ये उस समय देश की सबसे बड़ी रियासत थी। देश की जो सबसे बड़ी रियासत है, ये सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत में नाम आता है किसका? हैदराबाद का। हैदराबाद उस समय सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद के शासक को कहते थे निजाम। क्या कहते थे? निजाम हैदराबाद के शासक को कहते थे। अब हुआ क्या, हैदराबाद का जो राजा था, ये बाकी राजाओं को भी उकसा रहा था। कभी तो कह रहा था हम भारत में चलेंगे, कभी कह रहा था हम पाकिस्तान में चलेंगे। एक प्रकार से यूं कहें, जनता को उकसाने का काम कर रहा था। कौन? ये हैदराबाद का निजाम। राजा का निजाम ही कहते थे हैदराबाद में। अब सबसे बड़ी रियासत जो है, सरदार पटेल ने भाई साहब को समझाया कि गाजर खा ले, मान जा प्यार से, लेकिन भाई साहब हैदराबाद का राजा तो नहीं माना। कहा मैं तो पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। कहते हैं सरदार पटेल ने बहुत समझाया कि तू नहीं जा सकता। जाएगा कैसे, हमें ये तो बता भाई, जाएगा कैसे? सारे रास्ते, वायु मार्ग हमारा है, स्थल मार्ग हमारा है, तू जाएगा कैसे? क्योंकि जो एयर स्पेस है, इस पर भी राष्ट्र का अधिकार है, तो अब जाओगे कैसे? लेकिन निजाम तो नहीं माना, दबाव में आया, और 1947 में हैदराबाद का जो निजाम था, जुलाई 1947 में निजाम ने भारत के साथ स्टील एग्रीमेंट किया, और इस स्टील एग्रीमेंट में उन्होंने 1 साल का स्टील एग्रीमेंट किया कि 1 साल बाद हम बात करेंगे, जिसको आप कहोगे यथास्थिति। यथास्थिति बनाने की बात कही किसने? हैदराबाद के निजाम ने। 1 साल का समय मांगा। सरदार पटेल ने भी कहा कि ठीक है, मैं तब तक बाकी को निपटा लेता हूं। आप 1 साल हो कि इधर फैसला नहीं ले सकते, तब तक मैं बाकी को निपटा लेता हूं। सरदार पटेल बाकी को निपटाने में बिजी थे। इतने में ही अपने सामने एक बड़ी समस्या आई, और वो समस्या थी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की समस्या कैसे आई, मैं एक संक्षिप्त कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करूंगा कि जम्मू कश्मीर जो विवाद है, ये आपको समझ में आएगा। लेकिन बस आपको लगातार ये विवाद है, ये 10 मिनट तक सुनना होगा कि कश्मीर समस्या आई कैसे और आज तक ये क्यों बनी हुई है। अगर आपने 10 मिनट इसे लगातार सुना है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा, 10 मिनट अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सीधी सी बात है, कश्मीर समस्या हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगी कि ये कैसे आया। पहली बात तो मैं ये कहूं कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ की व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करूंगा। हो सकता है कि देश में इतने बड़े फैसले लेने वाले लोगों से छोटे मोटे फैसले लेने में कोई कठिनाई रही होगी, लेकिन मैं ये कहने से हमेशा बचूंगा कि उन्होंने देश के साथ दगा किया था, किसी ने नहीं किया था।
अब देखो जम्मू कश्मीर की बात करें, भारत में जितनी रियासतें थी, ध्यान से सुनते जाइएगा, जाइएगा नहीं, लगातार सुनोगे तो ही कश्मीर समस्या समझ में आएगी। और कश्मीर समस्या को इतनी सरल भाषा में आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। अब देखो, कश्मीर एकमात्र ऐसी रियासत थी जो बॉर्डरिंग स्टेट थी। उधर देखें चीन के साथ थी, अफगानिस्तान के साथ थी, नए वाला पाकिस्तान जो है उसके साथ थी, और नए वाले पुराने वाले भारत के साथ थी, ऐसा मान लीजिएगा। अब भाई साहब जम्मू कश्मीर का राजा है, ये डोगरा वंश का राजा था, डोगरा वंश का राजा था, और उस राजा का नाम था हरि सिंह। ये वही हरि सिंह है जिनके बेटे करण सिंह को जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत बनाया गया था पहला। ठीक है, हरि सिंह कौन थे? हरि सिंह, डोगरा वंश के राजा थे हरि सिंह। राजा आम तौर पर सारे ही ऐसे होते थे, मतलब जनता से कोई मतलब नहीं, ऐश और आराम से रहना, 2-4 पैक सुबह शाम लगाते रहना, जुआ खेलना, ये मतलब अपने मस्ती में मस्त रहने वाले थे। राजा सारे ही ऐसे ही हुए, उनमें एक हरि सिंह भी था, डोगरा वंश का राजा था। अब भाई साहब हुआ क्या, हरि सिंह जो था ये अपने आप को बचाना चाह रहा था। क्यों बचाना चाह रहा था? कि भारत में रहेगा तो नेहरू राजशाही चलने नहीं देंगे, क्योंकि लोकतंत्र लाके रहेंगे। पाकिस्तान में चला जाएगा तो जिन्ना इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे तो ज्यादा लंबी समय तक मैं चल नहीं पाऊंगा। तो इसको अपने विषय को लेकर के चिंता थी, किसको? हरि सिंह को। अब भाई साहब हुआ क्या, सबसे पहले हरि सिंह से मिले लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन हरि सिंह से मिलकर के कहते हैं, देखो लॉर्ड माउंटबेटन की मैं बात बता दूं आपको, लॉर्ड माउंटबेटन इस बात को भली भांति जानते थे कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो रियासत आ जाएगी वो आ जाएगी, उसके बाद तो लठ बचे चलेंगे, यानी लड़ाई झगड़ा होगा, कहने का मतलब यह है। और लाठियां तो चलने का मतलब यह नहीं होता है कि वो आदमी लड़ रहे थे वहां। हरि सिंह से मिलने गए लॉर्ड माउंटबेटन, शाम का समय था, पार्क में बैठे होंगे, 1-2 पैक लगा रहे होंगे, दोनों ही लगा रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन बैठे थे पार्क में। उसी दौरान लॉर्ड माउंटबेटन हरि सिंह को समझाते हुए कहते हैं कि देखो आप बॉर्डरिंग स्टेट, आपकी रियासत है, आपका जो भी फैसला है वो जल्दी से बताइएगा, आप किधर भी ले। माउंटबेटन ने हरि सिंह को एक बात समझाई, वो बात ये समझाई कि देखो अगर आप पाकिस्तान में जाते हैं तो भारत को कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आप भारत में शामिल होते हैं तो पाकिस्तान एतराज भी करेगा, हमला भी कर सकता है। तो यहां पर हरि सिंह ने कहा कि अगर मैं कहीं नहीं जाऊं तो, यानी अपने आप को स्वतंत्र रखूं तो क्या स्थिति होगी। तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें समझाया कि देखो सैद्धांतिक रूप से ऐसा कर सकते हैं, सैद्धांतिक रूप से आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरी व्यवहारिक समझ ये कहती है कि चल नहीं पाएगा। सैद्धांतिक रूप से आप भारत के साथ मतलब स्वतंत्र रह सकते हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत समझ ये कहती है कि आपका ये मामला चल नहीं पाएगा। लॉर्ड हरि सिंह समझ गया बात को, और हरि सिंह अंदर चला गया कि ठीक है सुबह बात करते हैं। सुबह फिर लॉर्ड माउंटबेटन है ये हरि सिंह से मिलने गए। तो हरि सिंह की खास बात ये थी कि जब भी मतलब किसी बात का इनके पास जवाब नहीं होता था तो उस समय ये कह देते थे कि मैं बीमार हूं, पेट में दर्द है, या मेरे लूज मोशन हो गया, कुछ भी बहाना बना लेते थे। जैसे अपन बनाते थे ना, गुरुजी कहते थे कॉपी कहाँ है होमवर्क की, गुरुजी कॉपी तो घर रह गई, जबकि कॉपी पास वाले के बैग में डाल देते थे, वैसे कोई बहाना बना लिया होगा इन्होंने। हरि सिंह ने भाई साहब माउंटबेटन से नहीं मिला, लॉर्ड माउंटबेटन आ गया, लेकिन जब भी जिन्ना पाकिस्तान का सपना देखते थे
कश्मीर को पहले देखते थे। अब इधर क्या होता है, कश्मीर की एक छोटी सी घटना का जिक्र मैं और करूंगा, वो समझिएगा। कश्मीर में घटना घटित होती है 1942 में, उस घटना का भी इससे संबंध है। 1942 में क्या हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी के एक नौजवान युवक शेख अब्दुल्ला, कौन थे? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला यानी फारूक अब्दुल्ला, उसके बेटे उमर अब्दुल्ला, मतलब ये पीढ़ियां चलती आ रही हैं अभी तक। शेख अब्दुल्ला 1942 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एमएससी करके जाते हैं। एमएससी करके गए, राजा से इन्होंने नौकरी मांगी। राजा से नौकरी मांगी तो राजा हमेशा मुस्लिम समुदाय को महत्वपूर्ण पदों पर नौकरी देने से बचा करता था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने, मतलब यूं कहें, राजगद्दी को सुरक्षा चाहता था, ऐसा मान लेते हैं। उनकी व्यवहारिक समझ ऐसी रही होगी कि यहां बहुसंख्यक हैं तो शायद मामला कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। शेख अब्दुल्ला ने 1942 में हरि सिंह से नौकरी मांगी। अब एमएससी करके 42 में गया तो नौकरी तो बढ़िया पद की थी। तो भाई साहब, ऐसी स्थिति में हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को नौकरी नहीं दी। शेख अब्दुल्ला कश्मीर घाटी में चले गए और कश्मीर घाटी में वहां मुस्लिम समुदाय को एक जगह किया और जन विद्रोह कर दिया। तो राजा के पास तो हथियार था, उठा के शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया। शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया, लेकिन 1947 में नेहरू जी के एक प्रकार से यूं कहें करीबी होने के कारण हरि सिंह पे दबाव बनाया और हरि सिंह ने उन्हें छोड़ दिया। यानी हरि सिंह बाहर हैं, शेख अब्दुल्ला बाहर हैं, हरि सिंह कहीं भी जाने की स्थिति में नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन समझाया, नहीं माने। अब भाई साहब आगे की घटना देखें, आगे हुआ क्या। अब देखो, भारत और पाकिस्तान जब दो अलग अलग डोमिनियन स्टेट बन रहे होते हैं, उसी समय होता क्या है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाएं ब्रिटिश कमांडर के हाथ में हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों को सेनाएं नहीं दी गई हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं हैं, ये ब्रिटिश कमांडर के हाथ में है। भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं हैं, ये ब्रिटिश कमांडर के हाथ में हैं, और वो जनरल ग्रियसन ऐसा करके उनका कुछ नाम था। ब्रिटिश कमांडर के हाथ में थी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाएं। इसी दौरान, क्योंकि माउंटबेटन चाहते थे कि दोनों देश अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं, और स्वतंत्र हुए हैं, अगर इनको सेना दे दी जाएगी तो कहीं ना कहीं ये झगड़ पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में सेना उन्होंने अपने पास में रखी। अब भाई साहब, जिन्ना साम्राज्य के भूखे हैं, उनको तो कश्मीर दिख रहा था अपने सपने में। कश्मीरी जो कबायली थे उनको उकसाया गया। हालांकि वो कश्मीरी जो पाकिस्तानी जो सेना थी, उस पाकिस्तानी सेना में सैनिक थे जो विद्रोह करके आए थे, उनकी संख्या लगभग 10,000 थी। पूरा घटनाक्रम शुरू होता है 20 अक्टूबर 1947 को, 10,000 की संख्या में है। कश्मीर के राजा के सेना प्रमुख हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने भाई साहब को समझाया, यानी अपने राजा को समझाया कि श्रीमान जी मान जाइएगा। श्रीमान जी नहीं मान रहे थे कि मेरी सेना इनसे निपट लेगी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने यह भी समझाया कि देखो, आपकी सेना का एक बड़ा जो भाग है ये मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है। कौन से समुदाय से? मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है आपकी सेना का एक बड़ा भाग। और ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने विद्रोह कर दिया तो आप क्या करेंगे? लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन को अपनी सेना पर पूरा भरोसा था। खैर कोई नहीं, सबको अपने अपने लोगों पर भरोसा होता है, इसमें कोई शक नहीं। हरि सिंह ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की बात नहीं मानी।
20 अक्टूबर 1947 को ये लोग बारामूला पहुंच जाते हैं। बारामूला बोले तो आज जो आप पाक अधिकृत कश्मीर देख रहे हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको आप कहते हैं पीओके, उस पाक अधिकृत कश्मीर का बारामूला था। इस बारामूला में इन लोगों ने भयंकर नरसंहार किया। कहते हैं कि उस नरसंहार में बारामूला की 1/3 जनसंख्या बची थी, बाकी सारे लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। ईसाई मिशनरियां जो वहां पर थी, स्कूलें थी, उन्हें तोड़ दिया गया। महिलाओं के साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुए वहां पर। बारामूला की उस त्रासदी का आज भी इतिहास के पन्नों में जिक्र होता है दोस्तों। बारामूला की जनसंख्या 1/3 बची थी। ये तो वैसी दरिंदे कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह इस घटना पे पूरी नजर बनाए हुए थे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने घटना पे नजर बनाई हुई है। ये सेना 22 अक्टूबर 1947 को उरी सेक्टर में पहुंचती है। उरी सेक्टर और श्रीनगर को जोड़ने वाला एक ही रास्ता था और आज भी उसको जोड़ने वाला एक ही रास्ता है। दोनों को जोड़ने वाला वर्तमान में भी एक ही रास्ता है। अब भाई साहब हुआ क्या? हुआ ये कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने सूझबूझ से काम में लिया और वहां बीच में पड़ने वाले एक पुल को तोड़ दिया। और इसी घटनाक्रम के बीच इन 3-4 दिन के दौरान ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का देहांत भी हो जाता है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह चले गए। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को जो अनुमान था, उस अनुमान के मुताबिक कश्मीर की सेना के कुछ सैनिक हैं, वो पाकिस्तानी जो हमला था, जो कबायली समुदाय का हमला जिसको कहा गया जनजाति का हमला, उसका हमला करार दिया गया। लेकिन कश्मीरी जो सेना थी उसके सैनिक भी उसमें विद्रोह करके शामिल हो गए थे। इधर वीपी मेनन, सरदार पटेल पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। भाई साहब को समझा रहे हैं, भाई साहब नहीं मान रहे। मामला बिगड़ता देख भाई साहब श्रीनगर से निकलकर जम्मू आ जाते हैं। इधर शेख अब्दुल्ला मुस्लिम लीग से नफरत कर रहा है, मुस्लिम लीग से बिल्कुल नफरत की निगाहों से देख रहा है। यह सेना 23 अक्टूबर को श्रीनगर पहुंचती है। 23 अक्टूबर को प्लानिंग के मुताबिक श्रीनगर को इन्होंने चारों ओर से घेर लिया और इसी दौरान हरि सिंह मामले को भांप गए। 24 अक्टूबर 1947 को उस कश्मीर के एग्रीमेंट पे साइन हुआ। वीपी मेनन लेकर के सरदार पटेल के पास आए, लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने वाइसराय के समक्ष रखा और वाइसराय ने उस पर 25 अक्टूबर 1947 को अपने हस्ताक्षर की। कश्मीर भारत का अंग बना। भारत के लोगों की सुरक्षा करना भारत की सेना का दायित्व था। तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड माउंटबेटन को आदेश देना पड़ा। भारत की सेना वहां गई, जो एक प्रकार से यूं कहें अक्टूबर 1947 में जब भारत की सेना वहां 26 अक्टूबर को पहुंचती है श्रीनगर में, तो शेख अब्दुल्ला और उसके साथियों ने भारत की सेना का स्वागत किया। आप ताज्जुब की बात देखिएगा, उन लोगों ने भारत की सेना का स्वागत किया। अब ऐसा नहीं कह सकते कि अपन नेहरू जी अब्दुल्ला को वो देना चाहते थे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी दोस्त थे। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि दोनों साथ में कंचे खेलते थे, मतलब एक समान विचारधारा रखते थे। समाजवादी राष्ट्र की, लोकतांत्रिक राष्ट्र की विचारधारा रखते थे। अब भाई साहब कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। अक्टूबर 1947 में कबायली और भारतीय सेना के बीच धीरे धीरे युद्ध चल रहा है, जो धीरे धीरे उनसे खाली करवाया जा रहा है। तो जनवरी 1948 तक वो युद्ध चलता है, दिसंबर 1948 तक। और दिसंबर 1948 के बाद जनवरी 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ का रिजोल्यूशन आता है, संकल्प पत्र। और उस संकल्प पत्र में सीधा सीधा कहा गया कि दोनों देशों की सेनाएं जिस स्थान पर हैं उसी स्थान को अपनी सीमा मान ले, एलओसी मान ले, लाइन ऑफ कंट्रोल मान ले। जैसे ही वहां पर मतलब शांति बहाल होती है तो हम कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाएंगे, जनमत संग्रह करवाएंगे। और उस जनमत संग्रह में शांति का होना जरूरी था। आज तक शांति हुई नहीं, हमने वहां जनमत संग्रह किया नहीं। बाकी कश्मीर के संदर्भ में चर्चा कभी जब 370 अनुच्छेद 370 के बारे में क्लास होगी तो मैं पूरा जिक्र करूंगा। अब देखिएगा, बात अपनी कहां कब छोड़ी थी? बात यहां छोड़ी थी कि माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 निर्धारित की गई, जिनमें ब्रिटिश भारत से 235 थे, देशी रियासतों से 89 होंगे, ऐसा निर्धारण हुआ।
लेकिन पुनर्गठन के बाद ये संख्या 299 रही। 299 में 229 ब्रिटिश भारत से थे और 70 सदस्य कहां से थे? देशी रियासतों से थे। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन होता है और पुनर्गठन के बाद यह संख्या है, ये सीधा सीधा है, ये 299 ही रही थी। कितनी रही? 299। अब देखिए, पुनर्गठन हो गया संविधान सभा का। पुनर्गठन होने के बाद कुल बैठकों की अपन बात करें तो संविधान सभा की जो कुल बैठक है, ये कुल बैठक एनसीईआरटी की जब बुक पढ़ेंगे तो आपको 166 मिलेगी। लेकिन दोस्तों याद रखें, 166 में तभी माना जाए जब अंतिम बैठक के रूप में किसे स्वीकार किया जाए? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया जाए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की क्या होती है? अंतिम बैठक होती है। और इस अंतिम बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन फैसलों के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। 24 जनवरी 1947 को अंतिम बैठक होती है। उस अंतिम बैठक में फैसले लिए गए। वो फैसले क्या थे, उन पर अपन बात करते हैं। यानी अब आप हेडिंग डाल दीजिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक के नाम से आप हेडिंग डालें। और जो अंतिम बैठक हुई थी, ये अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1947 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और इस अंतिम बैठक में व्यक्तिगत विचार क्या है? देखिएगा, आर्टिकल 370 है, ये टेम्परेरी ट्रांजिशनल पीरियड में जब शामिल किया गया था, स्थायी संक्रमण काल के दौरान। तो मेरी विचार यही कहती है कि सही समय था, उसे खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि कई जगह उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। उसे खत्म करना जरूरी था। व्यक्तिगत मेरी राय यही, मतलब सोच यही है कि बहुत अच्छा हुआ, होना चाहिए था, क्योंकि एक राष्ट्र में दोहरी नागरिकता जो है ना, ये राष्ट्र को एक प्रकार से गर्त में ले जाती है। राष्ट्र में एकता और अखंडता की भावना को कम करती है दोहरी नागरिकता। और उस दोहरी नागरिकता को बचाने के लिए उस एकता को बचाने के लिए जरूरी था कि एक प्रकार से ये होना ही चाहिए था। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक हुई तो इसमें 3 फैसले लिए गए। 24 जनवरी 1950 को जो 3 फैसले लिए गए, ये 3 फैसले कौन कौन से लिए, उन पे हमें गौर करनी चाहिए। 3 फैसले लिए गए। पहला फैसला तो क्या था? पहला फैसला तो ये था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगामी भारत के राष्ट्रपति होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगामी भारत के राष्ट्रपति होंगे। दूसरा फैसला ये था कि वंदे मातरम है, ये वंदे मातरम भारत का क्या होगा? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत होगा। और तीसरा फैसला ये था कि जनगणमन है, ये भारत का क्या होगा? राष्ट्रगान होगा। जनगणमन भारत का क्या होगा? राष्ट्रगान होगा। ये 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिन फैसलों के संदर्भ में अपन बात करेंगे अगली क्लास में, जिनमें वंदे मातरम के बारे में, जनगणमन के बारे में, राजस्थान के संदर्भ में, इन सब के संदर्भ में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा सभी दोस्तों से निवेदन है कि आपकी कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो, आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ शेयर कर सकते, नहीं करें। बाकी आपकी प्रश्न से संबंधित कोई भी डाउट हो तो निस्संदेह आप सबको कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपको उत्तर मिलेगा आपकी प्रश्न का। सर रीट के लिए क्लास और क्वेश्चन लाओ प्लीज। बिल्कुल, रीट के लिए क्लास और क्वेश्चंस बहुत जल्द आने वाले हैं। अभी 1-2 दिन का समय और लग सकता है क्वेश्चन सीरीज में, ठीक है। बाकी आपको बहुत जल्दी ये मिलने वाला है। यार थारा बदमाश, अरे रहन दे बेटी का बाप, बदमाशी में क्यों कौन पड़े रही? भलाई इसी में है कि अपने स्वाभिमान के लिए जियो। MS मेहरा शेयर जरूर करें क्लास को दोस्तों। शुक्रिया MS मेहरा, BK गर्ग, जगदीश पंचाल, दिल से प्रणाम स्वीकार है। धीरू स्वामी, जगदीश, गौतम बांसवाड़ा से हैं जी। गौतम जी कैसे हैं आप?
लीला बेनीवाल गुड इवनिंग। अन्नू बानू गुजरात में, अच्छा क्वेश्चंस का उत्तर दे रहे थे आपको। प्रश्न यह है कि 1911 1896 धीरू कोलकाता। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, पहले आपने पढ़ा हुआ है, इसका मतलब यही है। नंद किशोर करोल, सॉरी स्क्रीन पर गलत लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो गई। अच्छा 1950 लिखना था, माफी चाहूंगा। ये 24 जनवरी 1950 को, ये 1947 लिखा गया। बोलचाल में बोलने में शायद मैं 1950 ही पढ़ा। धीरू स्वामी जैसे आरएस के विद्यार्थी हैं। कैसे हैं आप स्वामी जी? नरेश सर, सभी को नमस्कार। तो आज के लिए इतना ही। अपन अगले एपिसोड जब कल अपना होगा तो उसका इवेंट आज मिल जाएगा आपको। जैसे आज इवेंट लगाया गया था वैसे ही आपको जल्दी से जल्दी इवेंट मिल जाया करेगा, और आप हैं या आराम से क्लास का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।